हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आत्मनिर्भर। हाँ, आत्मनिर्भर, जिसका हर एक वीडियो आपको बनाता है आत्मनिर्भर। ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन यूर सेल्फ, नेवर ऑन अदर। आज का हमारा टॉपिक है पूरक रसायन सूची विश्लेषण, शंका समाधान। आपके समस्त प्रश्नों का उत्तर, जो कि विवाद की स्थिति अभी कुछ दिनों से बनी हुई है, वो सारे प्रश्न का उत्तर मैं इसमें समझाना चाहूँगा और गणना भी समझाना चाहूँगा कि कैसे 125% या 25% अतिरिक्त लोगों को लिया गया। तो दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ मैं इस वीडियो के साथ। तो सबसे पहले बात करता हूँ, क्या देखिए, व्याख्याता रसायन में अनारक्षित सीट की संख्या थी ई संवर्ग में 50 + 21, 50 यूआर प्लस 21 महिला। मैं यूआर की सीट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यूआर फीमेल और यूआर, तो 71 सीट हुई। टी संवर्ग में थी 59 + 25 = 84, मतलब 59 + 25 = 84। दोनों में दिव्यांग की संख्या 7% निकाल देते हैं, क्योंकि दिव्यांग का रैंक कम लोगों को भी चयन होगा। तो 71 का 7% = 5। 71 - 5 = 66 लोग को बुलाया गया होगा पहली लिस्ट में। 84 का 7% निकाल देते हैं, बराबर 6। तो 84 - 6 = 78 रैंक तक के बुलाया गया होगा टी वाले को, और 66 रैंक तक के बुलाया गया होगा ई वाले को। ये एक सामान्य सा कैलकुलेशन था हमारा, जो कि कैलकुलेशन करने का तरीका मैं पहले भी बताया था। अब जो इसके आगे की गणना है, जो पूरक सूची की गणना है, उसको मैं समझा रहा हूँ कि कैसे होगी पूरक सूची की गणना। तो इसको भी देखते हैं। तो दोस्तों, क्या है कि हम बेस मानेंगे किसको? जो कैडर में सीट ज़्यादा है। ऐसा क्यों मानेंगे? ऐसा इसलिए मानेंगे कि जिस कैडर में सीट ज़्यादा है उस कैडर में ही वो लोग, सामान्य रूप से जो ई में टॉपर है वो टी में भी टॉपर है, अतः जो ई में टॉपर है वो ही टी में टॉपर होने की वजह से जिसमें सीट ज़्यादा होगी वो उसमें ऑलरेडी समाहित होंगे। एक ये बेसिक कैलकुलेशन, एकदम आखिरी डीपली नहीं जा रहा हूँ मैं। अब एक सिंपल सा बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे 78 लोग थे एक में, है ना, दिव्यांगजन घटने के बाद 78 लोग हैं और दूसरे में 66 लोग हैं। तो 78 में जो है 66 लोग समाहित हैं, वही 60 लोग वही 78 में भी हैं, अतः हम 78 को आधार मान रहे हैं। पहला चीज़ ये समझना है। अब यदि मैं सिंपल सा कैलकुलेशन ये बोलूँ तो कि पहली लिस्ट में अंतिम व्यक्ति को जनरल में, सामान्य की सीट में, जो ओबीसी कैटेगरी का भी हो सकता है, एसटी एससी किसी का भी हो सकता है, तो अंतिम व्यक्ति जो सामान्य सीट में बुलाया गया होगा उसका रैंक क्या होगा? तो आप देख सकते हैं उसका रैंक 75 से 78 के बीच या 79 के बीच होगा। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि सिंपल सा कैलकुलेशन है कि 7 पीएच काटने के बाद जो सीट बचेगी उतने ही लोगों को पहले सीट लिस्ट में बुलाया गया होगा। तो अंतिम व्यक्ति को आप देखेंगे तो 78 वाला व्यक्ति को बुलाया गया होगा। अब बात आती है, 78 को बेस माना गया है, ठीक है, 78 को बेस माना गया, जो ज़्यादा है, ठीक है, पहले लिस्ट की अपेक्षा जो है, मतलब 66 की अपेक्षा 78 ज़्यादा है, अतः हमने 66 की जगह 78 को बेस माना है। सामान्य सीट कितनी बच रही है? क्योंकि 78 को हम आधार मान रहे हैं, एक में थी ई में 66, दूसरे में थी 78, एक को आधार मान रहे हैं, मतलब 78 हम ये मान के चल रहे हैं कि 78 सीट भर गई, ठीक है, जो ज़्यादा है वो भर जाएगी, और ये 66 सीट इसमें समाहित हो गई। मतलब ओवरऑल बची कितनी सीट? मतलब अगर 66 और 78 दोनों सीट थी, इसमें 78 भर गई तो बची कितनी सीट? 66 सीट। 66 सीट का 25% कितना हुआ? 66 सीट जो बची हुई है उसका 25% हुआ 16.5, मतलब कि उसको आप 16 भी मान सकते हो। तो 66 जो सीट है उसका 25% = 16। 66 + 16 करेंगे तो आपको 82 सीट मिलेगी। 82 लोग, अतः 80 से 82 लोग का जो नाम है वो पूरक सूची की सामान्य वर्ग की सीट में होगा। मतलब 80 से 82 कैंडिडेट जो है, आपको पूरक सूची जो आई है उसके सामान्य वर्ग में आपको 80 से 82 कैंडिडेट दिखेंगे। वो कोई भी वर्ग के हो सकते हैं, एसटी एससी ओबीसी के, क्योंकि मुक्त की सीट को कोई भी ले सकता है, परंतु संख्या उनकी कितनी होगी? अगर आप एक से काउंट करना चालू करेंगे तो करीब 82 लोग को बुलाया गया होगा। 80 से 82 लोग को पहली लिस्ट में, आप अभी पूरक वाली लिस्ट जो रसायन की आई है उसमें कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि 80 से 82 को बुलाया गया कि नहीं। अब बात करते हैं, पहले बुलाया जा चुका है लगभग 76 से 78 लोगों को, तो हम बीच की संख्या मान लेते हैं 77 व्यक्ति, आखिरी व्यक्ति जो बुलाया गया होगा 77 मान लेते हैं पहले लिस्ट में, ठीक है। अब आगे का रैंक कितने तक के बुलाएगा इसको भी समझ लेते हैं। तो पहले बुला चुका है 77 को, अब बुलाया जा रहा है उसके आगे 66 जो बची हुई सीट है, और उसके आगे 16 जो 25% है। मतलब कुल मिला के कितने लोगों को बुला रहा है? 159 को। कितने हुए? 77 + 66 + 16 = 159।
आप कैलकुलेशन देख सकते हैं, जनरल सीट की अंतिम व्यक्ति का नाम देख सकते हैं, जो भी होगा वो मुक्त की सीट का अंतिम व्यक्ति जो है 159 रैंक होल्ड किया हुआ होगा। अब इसमें आपको मैं लिस्ट दिखा रहा हूँ रसायन की। ये आप देखिए व्याख्याता रसायन लिखा हुआ है लोक शिक्षण संचालनालय से, जो लिस्ट जारी हुई है लोक शिक्षण संचालनालय से 7/11/2020 को। ठीक है, इस पर लिखा हुआ है विषय रसायन, ई एवं टी संवर्ग, है ना, और प्राविधिक पूरक सूची, अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हेतु प्राविधिक पूरक सूची। क्या है ये प्राविधिक पूरक सूची? इसमें हम किसकी कैलकुलेशन देख रहे हैं? जनरल सीट का। तो जनरल सीट आप यहाँ पर देखोगे, जनरल सीट का आखिरी व्यक्ति कहाँ तक के बुलाया गया है। तो यहाँ पे देखिए जनरल सीट का जो आखिरी व्यक्ति है, मैं पीएच को छोड़ दे रहा हूँ, तो जनरल सीट का जो आखिरी व्यक्ति है वो 159 तक के बुलाया गया है। उसके बाद से देखेंगे तो ओबीसी चालू हो गया, कंटिन्यू 160 161 ओबीसी चालू हो गया। जो 159 व्यक्ति कौन सा है? 159 जो व्यक्ति है वो जनरल का है। 159 कैसे हुआ दोस्तों? 77 पहले था, 66 बची थी, उसका 25% निकाला, तीनों को जोड़े 159 आया। एकदम बराबर कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, 25% निकाला गया। अब प्रश्न उठता है कि अपात्र और अब्सेंट लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया? तो उसका 2 उत्तर दे रहा हूँ। इसमें पहले एक चीज़ समझ लो कि इसमें जो है अपात्र और अब्सेंट लोगों को नहीं बुलाया गया है, केवल बची हुई सीट को ही बुलाया गया। तो इसका 2 उत्तर क्या है? यह जो है दोस्तों पूरक सूची है, ना कि द्वितीय सूची। और पूरक सूची में जो है अपात्र और अब्सेंट लोगों को नहीं जोड़ के बुलाया जाता। ये बाद में एनालिसिस में कर रहा हूँ और उसको पूछा और पता भी किया। तो इसमें केवल और केवल बची हुई सीट के 25% अतिरिक्त लोगों को बुलाया गया है, ना कि अपात्र और अब्सेंट लोगों को जोड़ा गया है। पहला चीज। दूसरा चीज कि विभाग ने 8 शर्त वाला जो पॉइंट निकाला था, वित्त विभाग वाला जो आदेश था, उसमें स्पष्ट किया था कि जो अब्सेंट लोग होंगे उनको 10 दिन का समय दिया जाएगा, नियुक्तिकर्ता के समक्ष वो आवेदन कर सकते हैं। यदि वो आवेदन करते हैं तो उनको नियुक्तिकर्ता अधिकारी उस आवेदन से संतुष्ट होने पर 10 दिन के अंदर आवेदन प्राप्त होने पर एक अन्य तिथि दस्तावेज सत्यापन हेतु देगा। दस्तावेज सत्यापन हेतु वो तभी देगा जब 10 दिन के अंदर आवेदन प्राप्त होता है। 10 दिन के अंदर आवेदन प्राप्त नहीं होने पर उसको अब्सेंट माना जाएगा। परंतु दोस्तों यहाँ पे 10 दिन के पूर्व लिस्ट जारी की गई है। इसका तात्पर्य यह है कि विभाग के पास अभी अब्सेंट लोगों का आंकड़ा नहीं है, क्योंकि विभाग के पास अब्सेंट लोग का आंकड़ा कब आएगा? जब 10 दिन हो जाएगा, लोग आवेदन कर डालेंगे। आवेदन करने के उपरांत यदि सीट बचती है, यदि आवेदन करने के बाद उनको दस्तावेज सत्यापन के लिए अन्य तिथि दी जाती है, अन्य तिथि में यदि वो उपस्थित नहीं होते हैं और यदि वो उपस्थित हो जाते हैं, तब सब कुछ गणना करने के बाद वास्तविक अब्सेंट और जॉब छोड़ने वाले और अपात्र लोगों की संख्या का गणना की जानकारी मिलेगी, जिस बेसिस पे आगे की लिस्ट जो द्वितीय लिस्ट बनाई जाएगी। परंतु अभी अगर हम बोलें कि कितने लोग अब्सेंट हैं, तो ये विभाग को भी नहीं मालूम, क्योंकि 10वें दिन हो सकता है वो व्यक्ति 10वें दिन आके आवेदन करे कि मेरे को दस्तावेज सत्यापन के लिए कोई अन्य तिथि चाहिए। तो यदि वो 10वें दिन आवेदन करेगा तो अगर विभाग उसके पहले वो उसको अपात्र या अब्सेंट मान के लोगों को बुला लेगा तो विभाग फंस जाएगा। अतः वो विभाग जो है उस सीट को अभी जोड़ा ही नहीं है। ना अपात्र लोगों की संख्या को जोड़ा गया है, ना अब्सेंट लोगों की संख्या को जोड़ा गया है। केवल और केवल एक कैडर को पकड़ा गया है जिसमें ज़्यादा है, जैसे ई या टी में जो ज़्यादा है उसको मान लिया गया है, उसको बेस माना गया है। और दूसरे कैडर की जितनी सीट बची है उसमें 25% ऐड करके लोगों को बुला लिया गया है। यही इंग्लिश में भी हुआ है, यही केमिस्ट्री में भी हुआ है, कहीं पे कोई डाउट नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि अपात्र और अब्सेंट का क्या होगा? तो अपात्र और अब्सेंट का दोस्तों संभवतः विभाग जिस हिसाब से सभी पदों को भरने की बात विभाग से हुई है उसके हिसाब से द्वितीय सूची आएगी, जिसमें पहली सूची के एवं पूरक सूची के दोनों के अपात्र, अब्सेंट एवं जॉब छोड़ने वाले की संख्या को जोड़कर यदि 25% बुलाना होगा तो 25% एक्स्ट्रा अतिरिक्त लोगों के साथ द्वितीय सूची जो है वो जारी करेगा। ये जो सूची है द्वितीय सूची नहीं है, पूरक सूची है। और पूरक सूची में अपात्र अब्सेंट लोगों को नहीं बुलाया गया है। ये स्पष्ट समझने वाला कैलकुलेशन है। यही कैलकुलेशन जब आप ओबीसी, एसटी, एससी में करेंगे तो आपको पूरा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अब बात आ रही है कि कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इंग्लिश में ज़्यादा लोगों को बुलाया गया, केमिस्ट्री में कम लोगों को बुलाया गया। आप केवल इतना करें कि जिस वर्ग में ज़्यादा सीट है, जिस संवर्ग में ज़्यादा सीट है उसको बेस माने, दूसरे संवर्ग की सीट को बची हुई सीट माने, बची हुई सीट का 25% निकालें, सीट 25%
और बची हुई सीट का टोटल करें और पिछले बार जितने लोगों को बुलाया गया उसका टोटल करें, वहां तक के ओवरऑल व्यक्ति को बुलाया गया है। सिंपल सा कैलकुलेशन है और यही कैलकुलेशन विभाग द्वारा किया जा रहा है और जो कि सही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा और जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हुई है, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।